ये कैप्टन जोशी के लिए भी ज़िंदगी और मौत का लम्हा था। मुझे पहचान लेने के बाद वो यकीनन इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मैं ही वो कमांडो हूं जिसने पांडिचेरी में भारतीय जहाज़ों को तबाह करने के बाद अब अशोका होटल के एक कमरे को 6 मंजिलों समेत धमाके से उड़ा दिया था। एक सेकंड के लिए हमने एक दूसरे को पहचानने के साथ ही कैप्टन जोशी के मुंह से निकला, तुम, और इसका हाथ बेल्ट के साथ लगे पिस्तौल के होल्स्टर की तरफ गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो कैप्टन जोशी के पिस्तौल से फायर से ज़ख्मी होकर गिर पड़ता और अपनी हिरासत में ले लेता, क्योंकि ऐसे आदमियों को जान से नहीं मारा करते, इनसे मिलिट्री पूछ-गुछ करनी पड़ती है। लेकिन कैप्टन जोशी का मालूम नहीं था कि इसके सामने कौन खड़ा है। जब मुझे पांडिचेरी की टॉर्चर सेल में इसके पास लाया गया था तो मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे और वेश्याने तशद्दुद की वजह से मैं अधमवा हुआ जा रहा था। लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए नहीं थे और मेरे एक हाथ में छुरी भी थी। लेकिन अब मैंने कैप्टन जोशी को इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझ पर वार कर सकता। इस तरह इसका खून मेरे कपड़ों पर लग जाता। मैंने इसके बाजू को नीचे पकड़कर ज़ोर से ऊपर झटका दिया। कैप्टन जोशी कोई जवान अफसर नहीं था, वो 1.5 उम्र का हो चुका था। सिर्फ उसके तशद्दुद के नए नए तरीके ईजाद करने की वजह से उसे फ़ौज से रिलीज़ नहीं किया जा रहा था। दूसरा बाजू मैंने इसके आगे खींचकर इसके गले में डाला और इसकी गर्दन अपनी बगल में लेकर इतनी ज़ोर से ऊपर को झटका दिया। कैप्टन जोशी की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी। मैंने सीधे हाथ की उंगलियों से उसकी लटकती हुई गर्दन को टटोल कर देखा कि उसकी हंसली की हड्डी टूट चुकी थी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो किचन के फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा और मर चुका था। मैंने कैप्टन जोशी की लाश को मेजर शरद के कमरे में नहीं रखना था। मैं इसे बाजुओं से पकड़कर घसीटता हुआ जीने में से होकर ऊपर छोटे से स्टोर में आ गया। उस खिड़की की दूसरी जानिब हेडक्वार्टर की दीवार के साथ बहते हुए गंदे नाले की तरफ मैंने लाश को फेंक दिया। वहाँ अंधेरा था और सिविलियन आबादी वहाँ से दूर थी। उस काम से फारिग होकर मैं नीचे आकर हाथ मुँह धोकर कॉफ़ी बनाकर बैठ गया और इस जगह को गौर से देखने लगा जहाँ कैप्टन जोशी को मरने के बाद मैंने फर्श पर गिराया था। फर्श पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। मैं उठकर कमरे में आ गया और कमरे में हर शय अपनी जगह पे उसी तरह पड़ी थी जैसे कैप्टन जोशी के आने से पहले थी। कैप्टन जोशी की लाश को मैं एक भी नाले में फेंकना मेरी मजबूरी थी। मैं उस लाश को फौजी हेडक्वार्टर से निकाल कर नहीं ले जा सकता था, जैसे दूर किसी वीराने में या दरिया में फेंक देता। मुझे मालूम था कि जोशी की लाश गंदे नाले में गिरते ही डूब जाएगी और गंदे कीचड़ के साथ बहते बहते सुबह तक वहाँ से कहीं ना कहीं निकल ही जाएगी। लेकिन लाश वहीं एक जगह कीचड़ में फंस कर रुकी रही। दूसरे दिन सुबह कैप्टन जोशी की लाश गंदे नाले से मिलिट्री पुलिस के आदमी निकाल कर लाए। मुझे पता चला तो मैंने परवाह ना की, क्योंकि कैप्टन जोशी बोलकर मेरा नाम नहीं ले सकता था। फौजी हेडक्वार्टर में एक और बाहर से आए हुए मिलिट्री अफसर के कत्ल से एक बेचैनी फैल गई, मगर मुझे इंडियन फौजियों की बेचैनी से कोई सरोकार नहीं था। जो फौजी कैप्टन मेरे कीमती और पाकिस्तान और कश्मीर के सलामती के मिशन को एक लम्हे में तबाह बर्बाद कर सकता था, मैंने इसको ख़त्म कर दिया था। एक बार फिर मेजर शरद की टॉप सीक्रेट फाइल तक मेरा रास्ता साफ हो गया था। रात को मैं मेजर शरद के कमरे में ही सोया। सुबह वहाँ से नहा धोकर कपड़े पहनकर सीधा कैंटीन गया। दिन के 11 बजे के करीब फ़ौज के 2 सिपाही कैंटीन पर आए। उनके पास स्टैम्प पैड और एक कॉपी थी। इनमें एक सूबेदार मेजर था। उसने आते ही कहा, लाओ भाई, अपनी उंगलियों के निशानात यहाँ दो। यहाँ के सब सिविलियन मुलाजमों के लिए नए शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं जिन पर हर एक की उंगली के निशान होंगे। मैंने और जगदीश ने अपनी अपनी उंगलियों के निशान इन सफ़ेद कॉपियों पर लगा दिए। ये किस लिए हो रहा है? मेरे पास तो पहले ही शनाख्ती कार्ड मौजूद है, सूबेदार बोला। सिक्योरिटी के नए रूल्स रेगुलेशन नाफिज किए जा रहे हैं। अब यहाँ हेडक्वार्टर में जो सिविलियन काम करता है उसको उंगलियों के निशानात वाला शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा। पुराने शनाख्ती कार्ड कंडम हो जाएंगे। और वो स्टाम्प पैड और हमारे उंगलियों के निशान वाली काफ़ी संभाल कर चले गए। जगदीश कहने लगा, शहर में कश्मीरी कमांडोज की दहशतगर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा है, अब कोई दुश्मन का जासूस हमारे हेडक्वार्टर में नहीं घुसेगा। रुकियो, अच्छा है, अब कोई दुश्मन का जासूस हमारे हेडक्वार्टर में नहीं घुस सकेगा। गेट पर इसकी शनाख्ती कार्ड पर इसकी उंगलियों के निशानात भी चेक किए जाएंगे। तुम्हें मालूम है, दुनिया के किसी एक आदमी की उंगलियों के निशान दूसरे आदमियों से नहीं मिलते। मैंने भी यही समझा, लेकिन असल मामला कुछ और था। असल मामला अगले रोज़ खुला जब मेजर शरद दीवान ने मुझे अर्दली भेजकर अपने कमरे में बुलवाया
और इसके कमरे में गया तो एक कागज़ सामने रखे बैठा इसे गौर से देख रहा था। मैं उसके पास गया तो उसने कागज़ पर हटा दिया और मुझे बैठने को कहा। मैं इसके सामने वाली कुर्सी पर मेज़ के पास बैठ गया। मैंने तिरछी निगाहों से देखा। कागज़ पर किसी की उंगलियों और अंगूठे के निशान थे। मैं कुछ समझ न सका। मेजर शरद ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, कल रात 9-10 बजे के बाद तुम कहाँ गए थे? उसकी नज़रों में पहली बार अजनबियत की झलक देख रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी टार्चर सेल में फ़ौजी अफसर के सामने बैठा हूँ और मुझसे पूछगछ हो रही हो। मैंने अपने चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी के असरात ना आने दिए और जिस तरह अपनाइयत के साथ मैं शरद से बात करने का आदी था, इसी अंदाज में कहा, भैया कल रात 9 बजे के बाद मैं इसी कमरे में था। उर्दली चला गया था। मैंने खाना खाया, कुछ देर तक रिसाले देखता रहा, फिर सो गया। क्यों, क्या बात है भैया? मेजर शरद के चेहरे से भी अजनबियत के असरात जो थोड़ी देर पहले नमूदार हुए थे गायब हो गए। कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, उन लोगों से कुछ गलती हो गई है। मैंने इसरार करते हुए, क्या बात है भैया? उसने उंगलियों के निशानात वाला कागज़ आगे कर लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बात यह है कि पांडिचेरी की एक फ़ौजी टीम धमाके की तहकीकात करने यहाँ आई थी। उनमें एक कैप्टन जोशी भी था। किसी ने जोशी को कत्ल कर दिया है। उसकी लाश हेडक्वार्टर के गंदे नाले से मिली है। मैंने मसनूई हैरत और अंश का इजहार करते हुए कहा, हे भगवान, मगर ये कैसे हो गया? क्या कातिल पकड़ा गया? बोला, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि कैप्टन की लाश अपने हेडक्वार्टर के नाले से मिली है, इसलिए यही ख्याल है कि इसे अपने हेडक्वार्टर के किसी आदमी ने कत्ल करके लाश नाले में फेंकी है। पोस्टमार्टम करते वक्त देखा गया था कि कैप्टन जोशी की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशानात थे। ये निशानात कातिल के ही हो सकते हैं। चुनांचा लाश की गर्दन पर उंगलियों के निशानात हमने ले लिए हैं और हेडक्वार्टर के तमाम मुलाजमीन की उंगलियों के निशानात भी 2 घंटे के अंदर इकट्ठे कर लिए हैं। फिर क्या कातिल मिल गया भैया? मेजर शरद सामने पड़े कागज़ को गौर से देख रहा था। हैरानी की बात यह है कि लाश की गर्दन पर उंगलियों के निशानात जो थे वो हूबहू तुम्हारी उंगलियों के निशानात से मिलते हैं। ये देखो। उसने कागज़ मेरे आगे कर दिया। मुझे याद आ गया कि जब मैं कैप्टन जोशी की लाश को ठिकाने लगाने लगा तो मैंने दोनों हाथों से इसकी गर्दन को टटोल कर देखा था उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी हालत में उसे ज़िंदा नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे वहाँ देख लिया था। मैंने कागज़ को देखा। सिर्फ एक कैप्टन जोशी की गर्दन पर से लिए गए उंगलियों के निशानात थे और दूसरी तरफ मेरी उंगलियों के निशानात। ये वो निशान थे जो 2 फौजी नए शनाख्ती कार्ड बनवाने के बहाने कैंटीन पर आकर मेरी उंगलियों पर स्याही लगाकर चिपका कर ले गए थे। ड्रामा अपने ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। अब मुझे इंतहाई होशियारी और अय्यारी से काम लेने की ज़रूरत थी कि मेजर शरद ऐसा मिलिट्री इंटेलिजेंस का तजुर्बाकार अफसर भी मेरे चेहरे पर फ़िक्र और तरद्दुद के निशान ना देख सके। मगर बहुत बड़ा सबूत मेरे सामने था जो मुझे कैप्टन जोशी का कातिल साबित कर रहा था। मैंने हैरानगी से कहा, भैया ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में किसी ने तुम्हारे और मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। कैसी साजिश? मेजर शरद के लहजे में सरदपन था। मैंने कहा, हो सकता है उंगलियों के प्रिंट लेकर हमारे किसी दुश्मन ने यही निशान लाश की गर्दन पर डाल दिए हो भैया। यहाँ कुछ लोग हम दोनों भाइयों के प्यार मोहब्बत को हसद की निगाह से देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी कागज़ पर से उंगलियों के निशान उठाकर लाश की गर्दन पर प्रिंट नहीं किए जा सकते। मैंने कहा, तो भैया क्या मैंने कैप्टन साहब को कत्ल किया? आप मुझे ऐसा समझते हो? मेजर ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज़ एक तरफ करते हुए सिगार लगाते हुए कहा, मैं तो ऐसा नहीं समझना चाहता, मगर वो जो बड़े बड़े अफसर जो कैप्टन जोशी के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्हें यकीन है कि कातिल यही शख्स है जिसकी उंगलियों के निशानात कागज़ पर से लिए गए हैं। मेरे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। मुझसे लाश के गर्दन को टटोलने की वजह से जो गलती हो गई थी, उसने मेरे लिए फंदा तैयार कर दिया था। मैं मौत के फंदे के करीब होता जा रहा था, लेकिन आखिरी लम्हे तक मुकाबला करने वाला, लड़ने वाला कमांडो था। भैया क्या तुम भी ऐसा समझते हो कि कैप्टन को मैंने कत्ल किया? भैया मुझे किसी को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी कैप्टन साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने तो आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। सही है। मेजर शरद ने सिगार उल्टे ट्रे में मसलते हुए कहा, मैं खुद इसी उलझन में पड़ा हुआ हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मिलिट्री पुलिस तो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ रही थी, मगर मैंने अपने असर और रसूख से इन्हें रोक लिया कि पहले मुझे अपने तौर पर मालूम करने दो। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और अपनी तरफ से बेहद मासूम और बेगुनाह बनते हुए कहा, हे भगवान, तू ही अंतर्यामी है, तू ही जानता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। मेजर शरद ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज़ तय करके अपनी जेब में रख लिया और मुझसे कहा, धर्मवीर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बार फिर जाकर इंक्वायरी कमेटी को
लाश की गर्दन पर पड़े हुए उंगलियों के निशानों के दोबारा मुआयने के लिए कहता हूँ। बहरहाल तुम यहीं रहना। कमरे से बाहर जाते हुए इस शख्स के दिल में भाइयों वाला प्यार बेदार हो गया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, घबराओ नहीं धर्म, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करते, कहीं कोई गलती ज़रूर हुई है, मैं सारा केस दोबारा चेक कराऊँगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया मगर चटखनी ना लगाई। अब मेरे सामने एक ही काम था कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, इस फौजी हेडक्वार्टर से फ़ौरन निकल जाऊँ। मौत का फंदा मेरी आंखों के सामने लटकने लगा था। मैं बच नहीं सकता था। तफ्तीश करने वाली फौजी टीम उसूली तौर पर मुझे कैप्टन जोशी का कातिल करार दे चुकी थी। अगर मेजर शरद दीवान ना होता तो मैं अब तक मिलिट्री पुलिस की हिरासत में होता। हेडक्वार्टर के मेन गेट से तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। बहुत मुमकिन था कि इन्हें मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी हो और वहीं पकड़ लिया जाता। मेरा दिमाग इंतहाई तेज़ी से काम कर रहा था। फौजी हेडक्वार्टर का एक छोटा रास्ता भी था जो अकब में था, मगर वहाँ भी हर वक्त मिलिट्री पुलिस का एक पहरा लगा रहता था। इस तरफ से जाना भी ख़तरनाक था। मेरी समझ में इस वक्त कोई तदबीर नहीं आ रही थी। सोचा कि खिड़की में से पीछे गंदे नाले में छलांग लगा देता हूँ। मैंने बेडरूम में जाकर खिड़की खोलकर नीचे देखा। गंदा नाला कीचड़ से भरा हुआ था और ये कीचड़ भरा बोझल पानी बड़े बेमालूम अंदाज में बह रहा था। अगर इसमें छलांग लगाता तो कीचड़ की दलदल में धंसने के बाद वहाँ से निकलना आसान नहीं था। वैसे भी नाले के दूसरे किनारे पर लोग आ जा रहे थे। वहाँ शोर मच जाता, लोग जमा हो जाते और गेट चूँकि थोड़ा ही आगे था, कुदरती बात यह थी कि वहाँ मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी आ जाते और मैं पकड़ा जाता। मैं तेज़ी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। दरवाजे को ज़रा सा बाहर खोलकर देखा। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मुझे जो कुछ करना था 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही करना था, क्योंकि मेजर शरद दीवान कैप्टन जोशी के कातिल की तहकीकात करने वाली टीम को यह कहकर कायल नहीं कर सकता कि ये निशान मेरे भाई की उंगलियों के नहीं है। चुनांचे मुझे बाकायदा गिरफ्तार करने के वास्ते मिलिट्री पुलिस के आदमी किसी भी लम्हे वहाँ आ सकते थे। दरवाजे के बाहर देखा तो मुझे थोड़े फासले पर एक सिविलियन ट्रक दीवार के साथ खड़ा दिखाई दिया। मैं इस ट्रक को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि हमारी फौजी कैंटीन मेजर शरद दीवान के कमरे के ज़्यादा दूर नहीं है। फासला यही कोई 1 ब्लॉक का था। जो सिविलियन ट्रक फौजी कैंटीन के बाहर दीवार के साथ खड़ा था वो फौजी कैंटीन के सिविलियन ठेकेदार मेहता जी का था। मेहता जी की नागपुर शहर के अंदर गल्ला मंडी में अजनास खुर्दनी की होलसेल की दुकान थी। यह ट्रक वहाँ से हर हफ्ते आटा, चावल, घी, चाय, चीनी का स्टॉक लेकर कैंटीन पर आता था। मुझे मालूम था कि आज सप्लाई लेकर ट्रक आने वाला है, चुनांचे ये वही ट्रक है। बस मेरे फ़रार की यही एक सूरत थी जो उस वक्त मेरे जहन ने पेश कर दी। मैंने गौर से ट्रक को दोबारा देखा। ट्रक में से सप्लाई उतारी जा चुकी थी। अब इसमें खाली ड्रम और लकड़ी और गत्ते के खाली खोखे रखे जा रहे थे। ट्रक का पिछला दरवाज़ा जो खुला था उस दरवाजे का रुख दीवार की तरफ था। ट्रक का क्लीनर और ड्राइवर मुझे पहचान था। अगर मैं इन पर अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था, जो कुछ करना था मैंने सोच लिया था। बस अल्लाह का नाम लेकर सर झुकाए खामोशी से मेजर शरद की ड्राइंग रूम से निकला और बरामदों में से उतरकर गमलों और ग्यारहों के करीब से होता हुआ ट्रक की तरफ चलने लगा। मैंने चोर नज़रों से माहौल का जायज़ा ले लिया था। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कदम तेज़ कर दिए। फासला ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मैं ट्रक के अकब में आया, मैं खुले दरवाजे में से इसके अंदर घुस गया। ट्रक में खाली डब्बे, ड्रम और लकड़ी के खाली क्रेट तकरीबन भरे हुए थे। किफ़ायत शार बल्कि कंजूस ठेकेदार मेहता जी का आर्डर था कि कैंटीन को सप्लाई पहुंचाने के बाद वहां से खाली क्रेट, ड्रम वगैरह वापस दुकान पर पहुंचा दिए जाएं। मैं लकड़ी के डब्बों और खाली ड्रमों के पीछे छुप गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन वाकई तेज़ हो रही थी। ये कोई आम किस्म की सिविलियन जेल नहीं थी, एक फ़ौजी हेडक्वार्टर से भागना जहाँ हर किसी के पास असलहा था। इतने में मुझे ट्रक के क्लीनर शंभूनाथ की आवाज़ आई। उसने ड्राइवर हरिराम को ऊंची आवाज़ में कहा, हरिया चलो। क्लीनर शंभूनाथ ने ट्रक के पीछे आकर ज़ोर से दरवाजे के पट बंद किए और मुझे इसके खिड़की खोलकर ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठने और ड्राइवर से बातें करने की आवाज़ आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ। ड्राइवर ने गियर लगाया और इंजन को गैस दी। फौजी ट्रक कैंटीन की दीवार से निकलकर गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। आगे का मरहला बड़ा नाजुक था। गेट पर इस ट्रक की चेकिंग हो सकती थी। मैं जानता था कि कैंटीन की सप्लाई ले जाने वाले ट्रक की चेकिंग नहीं हुआ करती, मगर यह मामला मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका था। मुमकिन था गेट पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को ऑर्डर कर दिया गया कि बाहर निकलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इतनी देर में ट्रक गेट के पास पहुंच चुका था। मुझे इसका एहसास उस वजह से कि ड्राइवर हरीमपुर ने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को नमस्कार किया और कहा था, राम राम भैया जी। उसके साथ ही गेट ट्रक की मामूली सी ढलान उतरने के बाद बाएं जानिब टर्न लेकर सीधा हो गया।
और इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो गई। फांसी का वो फंदा जो थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के बिल्कुल सामने लटक रहा था, अब मुझसे दूर हो गया था। ट्रक सड़क पर अपनी मामूली रफ्तार के साथ चल रहा था। मेरे जहन में बुरी तरह के खदशात पैदा हो रहे थे। ये ख्याल भी आया कि चंद लम्हों बाद मिलिट्री पुलिस मेजर शरद के हॉस्टल पर मुझे गिरफ़्तार करके पहुंचने वाली है। अगर वहां आकर इसे मालूम हो गया कि मैं वहां नहीं हूं तो मुझे मेरे कमरे में देखा जाएगा। वहां भी ना हुआ, जब इन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले सप्लाई वाला सिविलियन ट्रक वहां से निकला था, तो मिलिट्री पुलिस की जीप तेज़ी से ताक़ुब करती ट्रक तक पहुंच जाएगी और ट्रक खड़ा करके तलाशी लेगी। मैं पकड़ लिया जाऊंगा। तो क्या मुझे रास्ते में ही किसी जगह उतरना चाहिए? मैं ट्रक के रास्ते में किसी जगह रुकवा सकता है। क्लीनर और ड्राइवर मुझे पहचानते थे। मैं इन्हें कह सकता था कि मैं यार मैं खाली डब्बे ट्रक में रखने गया था, तुम लोगों ने ट्रक चला दिया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर शहर की सैर ही कर लेते हैं। अगर से इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे इन्हें यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मुझे उनसे हमेशा के लिए जुदा हो जाना था। आखिर गल्ला मंडी पहुंचने के बाद जब ट्रक रुक जाता तो मुझे यही ड्रामा करना था। मैंने रास्ते में उतर जाने का फ़ैसला कर लिया। ट्रक मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर चुका था। जब मुझे महसूस हुआ कि फ़ौजी हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, तो डरमो डब्बों के पीछे से निकल कर ट्रक के पिछले दरवाजे के पास आया। उसको बाहर से कुंडा लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसे मैं अंदर से नहीं खोल सकता था। ये भी एक मसला था कि मैंने दर्जों में से सड़क के पीछे की जानिब देखा। मुझे दूर तक कोई फ़ौजी गाड़ी नज़र ना आई। उसके फ़ौरन बाद मैंने ट्रक के इस लोहे की चादर वाली दीवार पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दिए, जिसकी दूसरी जानिब ड्राइवर की सीट थी। साथ ही मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे हरीराम, ट्रक तो रोको, ट्रक रोको। ट्रक की रफ्तार एकदम हल्की हो गई। वो सड़क के किनारे की तरफ होने लगा। ड्राइवर की आवाज़ है, कौन है अंदर पे? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं हूँ धर्मवीर, कैंटीन का मैनेजर। ट्रक को फ़ौरन ब्रेक लगी। ट्रक रुक गया। ड्राइवर हरीराम और शंभुनाथ जल्दी जल्दी पीछे आए। उन्होंने ट्रक का दरवाज़ा खोला। मुझे देखा तो हैरान हुए। हंसते हुए कहने लगा, यार मैं ट्रक में ये देखने के लिए गया था कि सप्लाई की कोई चीज़ तो नहीं रहेगा, तुम दोनों ने ट्रक ही चला दिया। तो मैंने सोचा थोड़ी सैर ही कर लेते हैं। वो दोनों हंसने लगे, लेकिन वो हैरान उसी तरह थे। इन्हें मेरी वजाहत पर यकीन नहीं आया। मुझे इन्हें यकीन दिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने पतलून कमीज़ पहनी हुई थी। कमीज़ की आसीन को ज़रा सा झाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग जाओ, मैं इधर मार्केट से होता हुआ कैंटीन चला जाऊँगा। अच्छा बाबा, चलो शंभू। ड्राइवर ये कहकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। क्लीनर ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा और ट्रक की दीवार पर ज़ोर से हाथ मार कर बोला, चलो हरिया जी। और ट्रक जिसका इंजन चल रहा था सड़क पर आगे रवाना हो गया। मैंने एक निगाह पीछे सड़क पर डाली। सड़क पर दूसरी गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी, मगर मुझे कोई फ़ौजी गाड़ी दिखाई नहीं दी। मैं जल्दी से सड़क पार कर दूसरी तरफ आया। फुटपाथ पर पतलून की जेबों में हाथ डाले तेज़ तेज़ चलने लगा। एक चौक आया तो मैं वहाँ से दूसरे बाज़ार में दाखिल हो गया। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक था। मैंने इस दौरान अपनी जेबों को टटोल कर देख लिया। मेरे पास नकदी की शक्ल में सिर्फ 15-20 रुपये ही थे। एक रुमाल था और कुछ नहीं था। मैं सबसे पहले अपने साथी जासूस घनश्याम को फ़ोन पर अपने आने की इत्तला करना चाहता था। मैं सिर्फ वहीं छुप सकता था, क्योंकि इस शहर में मिलिट्री पुलिस बहुत जल्द मेरी तलाशी में निकलने वाली थी। जब मिलिट्री पुलिस को पता चलेगा कि मैं फ़रार हो चुका हूँ, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि कैप्टन जोशी का कातिल मैं ही हूँ। इसके बाद मुझे शरद पर जो मुसीबत आनी थी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन शहर में मेरी तलाश भी तेज़ी से शुरू हो जानी थी। मिलिट्री पुलिस ने सिविल पुलिस को खबरदार कर देना था और मेरी तलाश और मुझे पकड़ने के लिए जगह जगह छापे पड़ने शुरू हो जाते। मुझे इस कार्रवाई के शुरू होने से पहले अपने जासूसों के पास रोपोश हो जाना था। वहाँ मुझे किसी जगह पब्लिक टेलीफोन बूथ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक बड़े स्टोर में दाखिल हुआ। मैंने वहाँ से अपने जासूस घनश्याम को फ़ोन किया। वो दुकान पर ही था। मैंने खुफिया अल्फाज में ऐसे कहा कि ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई और मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, आ जाओ। मैं स्टोर से बाहर एक मोटर रिक्शा पकड़ा और इस इलाके की तरफ रवाना हो गया जहाँ एक बाज़ार में घनश्याम की दुकान थी। वो इसी तरह दुकान के अंदर अपने काउंटर के पीछे बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसका नौकर चीज़ों को उधर उधर संभाल कर लगा रहा था। याद रहे कि मैंने जानबूझकर आपको ये नहीं बताया कि हमारे जासूस की दुकान पर क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त होती थी। इन बातों का मेरी कहानी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी याद कराता चलूँ कि हमारे मुजाहिद का नाम घनश्याम नहीं था। वो कश्मीरी नाजायज़ मुसलमान था और इसका नाम कुछ और था, मगर वो वहाँ हिंदवाना नाम से कई साल से दुकान कर रहा था। उसका हिंदवाना नाम भी कुछ और था। मैंने घनश्याम इसका फ़र्जी नाम रखा हुआ है। घनश्याम ने मुझे दुकान में दाखिल होते देख लिया था। मैंने इससे कोई बात ना की और लकड़ी का तंग जीना चढ़कर ऊपर वाली कोठरी में चला आया। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया।